Hi everyone, welcome again in the section number 80C of डिडक्शन चैप्टर 6A। तो आइए उस एरियाज को, स्पेसिफाइड एरियाज को कंटिन्यू करते हैं। हमने 3 एरिया की बात कर ली थी, तो आइए एक बार आगे चलते हैं कि वे एरियाज कौन से हैं जिनमें आप अगर पैसा खर्च करते हो तो आपको अलग से छूट दी जाएगी। लेट्स कंटिन्यू द लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज अंडर सेक्शन 80C। तो आइए एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज अंडर सेक्शन 80C। हम 80C में जो एलिजिबल एरियाज है उनकी लिस्ट को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आता है एरिया नंबर 4, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी। जो भी आप प्रीमियम पे करते हो फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी, तो आप एलिजिबल हो। हमसे आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हो। ये सारे एरियाज क्वेश्चन में या फिर हमको असेसी बताएगा अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो कि सर हमने यहाँ पर पैसा लगाया है, तो आप चेक करना क्या ये एलिजिबल है या फिर नहीं है। 5th एरिया, एरिया नंबर 5th, any sum deducted from the salary payable of a government employee for securing a deferred annuity। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपका पैसा सैलरी से कट जाता है, वो आपको बाद में मिलता है, वो तो बात अलग है, बट आपकी सैलरी से पैसा कटा, उसकी हम फर्दर डिडक्शन देंगे कि आप टैक्स में भी माफी हमसे ले सकते हो। 6th एरिया क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर आपका प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर आप इनमें निवेश करते हो तो आपको छूट दी जाएगी। 7th एरिया नंबर 7, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। इसका भी जिक्र हो चुका है, तो चलिए इसमें आप पैसा लगाते हो तो छूट मिलेगी। एरिया नंबर 8, एनी सम पेड और डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये आपका पोस्ट ऑफिस से खुलता है, तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो आपको छूट दी जाएगी। जब हम तो प्रैक्टिसिंग है, तो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत से इन फील्ड से हमारा डिस्कशन होता है, हम असेसी को इनमें छूट दिलाते हैं और उनका टैक्स कम करवाते हैं। तो जब आप प्रोफेशनल बनोगे, आप भी प्रैक्टिस में आना, तो ये सारे काम आपको भी करने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए। एरिया नंबर 9 क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8। तो अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8 का नाम का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एलिजिबल हो। 10th एरिया नंबर 10th, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलग चीज होती है, एलआईसी के बहुत सारे प्लान होते हैं। तो अगर आप एलआईसी के किसी अप्रूव्ड एन्युटी प्लान को लेते हो, उसमें पैसा लगाते हो, तो वो भी आपका एलिजिबल है, आप डिडक्शन ले सकते हो। 11th, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स नोटिफाइड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई। तो अगर आप म्यूचुअल फंड की किसी यूनिट में निवेश करते हो या फिर यूटीआई की किसी यूनिट को खरीदते हो, तो आपको हम डिडक्शन देंगे। आपके जेब से पैसा गया कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर में इनकम होगी वो अलग मैटर है, आपको फर्दर छूट दी जाएगी जिससे आप टैक्स का बर्डन ना झेलो। अरे हमारी सरकार भी तो स्मार्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो भारत की इकोनॉमी में आएगा, तो आप मोटिवेट होगे। तो सरकार ऐसी किसी को फायदा नहीं देती, जब तक उनको फायदा ना हो तो किसी को फायदा नहीं मिलता। ये एक मोटिवेशनल स्कीम है हमारी, जिनको हम बोलते हैं डिडक्शंस। ठीक है जी, चलिए। 12th एरिया नंबर 12, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई। अगर कोई पेंशन फंड है, पेंशन फंड भी हमारे बहुत तरीके के होते हैं, ये थोड़ी जो कंपनी से बंधा या फिर सरकार से बंधा वही पेंशन होती है। पेंशन के भी बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है कि जो पेंशन में काम करती है। तो अगर आप
म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पेंशन फंड में आप निवेश करते हो तो आप छूट लेने के एलिजिबल हो। 13 एरिया, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008। अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो भी आप हमसे छूट ले सकते हो। तो अभी तक 13 एरियाज हमने कवर कर लिए। ये जो बीच में स्लाइड होती है ये मैं खाली छोड़ता हूं, अगर मेरा कुछ लिखने का मन होता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए 14th एरिया पे आते हैं। एरिया नंबर 14, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। सरकार टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती रहती है। कुछ भी अगर सरकार को बताना हुआ, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी बताना होता है तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में क्या करते हैं, नोटिफाइड करती है। तो अगर किसी स्कीम को भी नोटिफाइड किया है और आप उनको सब्सक्राइब करते हो, उनमें पैसा लगाते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 15 पॉइंट, एरिया नंबर 15, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया। इंडिया में होना चाहिए। फॉर फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली बात है, जो एसएससी आपके दफ्तर में आया है या जल्दी ही आएगा, आप प्रैक्टिस में जाओगे तो उसके बच्चे तो होंगे ही ना, उसके बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे। तो क्यों ना आप फायदा उठाओ, क्यों ना आप फायदा उठाओ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का। अगर एसएससी के ज्यादा बच्चे हैं ना तो सिर्फ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की छूट मिलेगी। और 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम कौन से, जिनकी ट्यूशन फीस ज्यादा जा रही है, जिनकी स्कूल की फीस ज्यादा जा रही है। ट्यूशन फीस हमारे ट्यूशन वाली नहीं, स्कूल की फीस को ट्यूशन फीस बोलते हैं। आप देखना रिसिप्ट में लिखा रहता है ट्यूशन फीस। तो उस ट्यूशन फीस की बात हो रही है, जो हम घर में जाकर ट्यूशन पढ़ते हैं उसकी बात नहीं हो रही। तो जिसकी भी ज्यादा फीस है, जिन दोनों बच्चों की फीस ज्यादा है, उनकी डिडक्शन आप हमसे ले सकते हो। बट याद रहे 80C में मैक्सिमम छूट सिर्फ 1.5 लाख की मिलती है। तो आपको इस लिमिट का भी पालन करना है। ठीक है जी, चलिए। दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन एंड शैल नॉट इंक्लूड एनी पेमेंट टुवार्ड्स डेवलपमेंट फीस। हमारे जब स्कूल में एडमिशन होता है तो स्कूल के प्रिंसिपल बहुत सारा पैसा हमसे लेते हैं। तो डेवलपमेंट फीस हो, कोई डोनेशन हो, पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर हो, एंड एनी पेमेंट फॉर एजुकेशन टू एनी इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो इनकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। शैल नॉट इंक्लूड इन दिस एरिया, यानी एरिया नंबर 15। ठीक है जी। तो आप फुल टाइम होने चाहिए हो, आप इंडिया में होने चाहिए, और आप कोई भी ऐसा पेमेंट नहीं करो जो डेवलपमेंट फीस हो, जो डोनेशन हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई फीस हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। और मैक्सिमम 2 बच्चों की छूट आपको मिलेगी। चलिए अब एक बार मैं चाहता हूं कि एरिया नंबर 15 को हम लिख लेते हैं। एरिया नंबर 15, डिडक्शन फॉर ट्यूशन फीस फॉर होल टाइम स्टडी, यानी फुल टाइम स्टडी लिख देता हूं, फॉर फुल टाइम स्टडी इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। जिनकी भी खर्चा ज्यादा हो, जिनकी भी फीस ज्यादा जा रही हो, उनकी छूट आप हमसे ले लो। ठीक है जी, चलिए। एरिया नंबर 16 क्या कहता है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई घर खरीदा है और उस घर पे आपने लोन लिया था, तो अब आप उस लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, तो जो आप रीपेमेंट कर रहे हो उसकी भी छूट दी जाएगी। सर वो तो प्रिंसिपल है, उसके लिए छूट क्यों दे रहे हो? क्योंकि सरकार चाहती है आप अपना लोन जल्द से जल्द पे कर दो। तो सरकार एनकरेज कर रही है कि आपको हम छूट देंगे। तो जो भी आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी, रजिस्ट्रेशन फीस पे करी
और अदर लीगल खर्चे आपने पे किए एक घर को एक्वायर करने में, उन सब की भी छूट आपको दी जाएगी। इट नीड टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो एरिया नंबर 16 को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स डिस्कस द एरिया नंबर 16 इन डिटेल्स। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। द अप्रूव्ड 4 टाइप ऑफ पेमेंट आर एज फॉलोज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एरिया नंबर आपका है 16। एरिया नंबर 16, देयर आर 4 अप्रूव्ड पेमेंट। मतलब एरिया के अंदर सब एरिया आ गया। देयर आर 4 अप्रूव्ड पेमेंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। पहली, एनी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम्स ऑफ एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड और अदर अथॉरिटी engaged in the construction and sale of house property on ownership basis। दूसरा, any installment or part payment of the amount due to any company or a cooperative society of which the assessee is a shareholder or member towards the cost of house allotted to him। तीसरा, stamp duty, registration fees and other expenses for the purposes of transfer of such house property to the assessee। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आपने कोई स्टैंप ड्यूटी पे की है, ऑब्वियसली बात है रजिस्ट्री के कागजात बनते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे होती है तो आप उसकी छूट ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होता है तो आप उसकी फीस जो आपने पे करी है उसकी छूट ले सकते हो। कोई भी अदर खर्चा किया है आपने इस प्रॉपर्टी को बेचने में या खरीदने में तो आप उसकी हमसे छूट ले सकते हो। फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी टू द असेसी। ठीक है जी, बात समझ आती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे की है या फिर कोई पार्ट पेमेंट पे की है ड्यू टू एनी कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके आप शेयर होल्डर हो अगर कंपनी है, या फिर जिसके आप मेंबर हो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और वो घर आपको मिल रहा है तो आप हमसे छूट ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनी इंस्टॉलमेंट और पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम्स ऑफ एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे आईटीओ पर बिल्डिंग है डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो ये घर अलॉट करती है। अगर आप इनको कोई किस्त पे करते हो तो देन यू आर एलिजिबल। हाउसिंग बोर्ड सिमिलर हमारी अथॉरिटी है, और एनी अदर अथॉरिटी एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, जो घर बनाती है और फिर उन घर बनाने के बाद उनको बेचती है ऑन ओनरशिप बेसिस। तो अगर आपने उनको कोई इंस्टॉलमेंट पे की है देन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए अब एक और देखते हैं। भाई 3 एरिया तो हमने कंप्लीट कर लिए, 3 एरिया तो हमने कंप्लीट कर लिए। चौथा एरिया क्या है, पेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड बाय द असेसी फ्रॉम। असेसी ने पेमेंट और कहां से ली जो एलिजिबल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। सरकार से पैसा उधार लिया, सरकार घर लेना है, पैसा उधार दे दो तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो। किसी बैंक से लिया है, ऑब्वियसली बात है आम आदमी तो बैंक के पास ही जाएगा। बैंक इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से भी ले सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी से भी ले सकते हो, एलआईसी भी लोन देती है। द नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक से भी आप ले सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। एनी पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो इंडिया में बनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, फॉर्म एंड रजिस्टर इन इंडिया विद द मेन ऑब्जेक्ट, जिसका उद्देश्य क्या है, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग
लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। कोई पब्लिक कंपनी जिसकी स्थापना क्यों हुई, जिसका बिजनेस ही क्या था कि हम लोगों को घर दिलवाएंगे, लोगों को लोन देंगे, तो अगर आप उनको रिपेमेंट करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट, एनी कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी engage in the business of financing the construction of houses। कोई भी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है, यानी जो पब्लिक के लिए काम करती है और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव घर बनाना है और पब्लिक को प्रोवाइड करना है, और अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप उनको रिपेमेंट करते हो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन। द असेसीज एम्प्लॉयर, अगर आपने अपनी कंपनी से उधार लिया है, जिस कंपनी में आप काम करते हो और उनको आप पैसा देते हो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। वेयर सच एम्प्लॉयर, यानी वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इज एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और अ कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी established और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट। हर कंपनी पर यह काम नहीं होगा। पता लगा आपने एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, किसी छोटी कंपनी में काम किया, किसी पब्लिक कंपनी में काम किया जो किसी केंद्र सरकार के कानून में या फिर राज्य सरकार के कानून में नहीं आती, तो आप उनको पैसा खूब रिपे करो, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो सरकार के कानून में आनी चाहिए, तभी आपको छूट दी जाएगी, वरना आप क्या करो, बैंक के पास जाओ, बैंक से लोन लो। नेक्स्ट, द असेसीज एम्प्लॉयर वेयर सच एम्प्लॉयर इज अ पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेंटर कंपनी और अ यूनिवर्सिटी established by law or a college affiliated to such university or a local authority or a cooperative society। तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या फिर आप एक यूनिवर्सिटी हो जिसमें एक अलग से कानून बना गया है, यानी आप एक स्पेशल एक्ट में आते हो, तो आपको जो पेमेंट होगी, तो जो भी पेयर होगा वो एलिजिबल होगा फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो अभी हमारा 16th एरिया चल रहा है, 16th एरिया अभी हमारा कंटिन्यू रहेगा। बट देयर आर सम इनएडमिसिबल पेमेंट अंडर एरिया नंबर 16। हम कुछ पेमेंट देखने जा रहे हैं जिनकी छूट एरिया नंबर 16 में नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं। फॉलोइंग आर इनएडमिसिबल पेमेंट अंडर एरिया नंबर 16। तो 3 पेमेंट हमने पढ़नी है जिनकी छूट एरिया नंबर 16 में नहीं मिलेगी, जैसे एडमिशन फीस, कॉस्ट ऑफ शेयर एंड इनिशियल डिपॉजिट, इनकी छूट नहीं मिलेगी। द कॉस्ट ऑफ एनी एडिशन और ऑल्ट्रेशन और रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। जब आप एक घर बनाते हो तो घर बनाने के बाद MCD से अप्रूवल लेना होता है, तो अप्रूवल लेने के बाद उस घर में आप कुछ ही करो, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। जब तक घर नहीं बना तब तक आप छूट ले सकते हो। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 24। सेक्शन नंबर 24 आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो उसकी छूट मिलती है। तो जो डिडक्शन आपको सेक्शन नंबर 24 में मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में, वो डिडक्शन आप यहां पर मत लेना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, नो डबल डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर चैप्टर 6A। ठीक है जी, बात खत्म होती है। तो यहां पे आके हमारा एरिया नंबर 16 खत्म होता है। आइए दोबारा से लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज अंडर सेक्शन 80C। तो आइए दोबारा से उस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 80C को खत्म करते हैं। एक बड़ा सेक्शन है, बहुत सारे फील्ड्स है यहां पर जो हम कवर कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबल एरियाज
अंडर सेक्शन 80C। तो आइए हम अब आ गए हैं एरिया नंबर 17 पर। हम 16 एरिया कवर कर चुके हैं, 17वें एरियाज पर आ चुके हैं। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर और डिबेंचर। अगर आप इक्विटी शेयर और डिबेंचर को हम इन्वेस्ट करते हो, उन पर पैसा लगाते हो, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 18th, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बात हो चुकी है, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी यूनिट्स होती है, जिसमें भी आप पैसा लगाओगे यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 19th एरिया कहता है इन्वेस्टमेंट इन 5-year टर्म डिपॉजिट। अगर आप टर्म डिपॉजिट में पैसा लगाते हो जिसका मिनिमम टेन्योर कितना है, मिनिमम टेन्योर 5 years है, तो उसमें भी आपको छूट दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 5 years with a scheduled bank and which is in accordance with the scheme framed and notified by the central government in the official gazette is qualifies as an eligible investment for availing deduction under section 80C। द मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 लाख, वो तो हमको पता ही है। तो 5 साल के लिए निवेश करो, और निवेश इन्वेस्ट कैसे करो? जैसे हमारी केंद्र सरकार बताएगी, नोटिफाइड करेगी, और जो भी स्कीम उन्होंने बताई गई है उन शर्तों का पालन आपने करना है। ठीक है जी, तो 19 एरिया कवर हो चुके हैं। आइए चलते हैं हमारे 20वें एरियाज पर और इस सेक्शन को खत्म करते हैं। एरिया नंबर 20, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड। नाबार्ड के बॉन्ड में अगर आप पैसा लगाते हो तो भी आप एलिजिबल हो फॉर डिडक्शन। एरिया नंबर 21, इन्वेस्टमेंट इन 5-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अगर पोस्ट ऑफिस में आप पैसा लगाते हो मिनिमम 5 years के लिए तो भी आप एलिजिबल हो। आप देखो कितने हमारे एरियाज है, 24 एरियाज में आपको बता चुका हूं। इनमें कहीं भी पैसा लगा दो टैक्स कम हो जाएगा, और जब पैसा मिलेगा तो वो भी क्या पता आपका सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट हो जाए। 22, अभी तो 24 एरिया कराया हूं, ये सेक्शन नंबर 80C है। अभी तो और सारे सेक्शन है जहां पे आप पेमेंट करो तो छूट मिलेगी। तो सेक्शन नंबर 80C में 24 एरिया आ गए जहां पर आप निवेश कर सकते हो। तो आप अपने क्लाइंट को बताओ, आप अपने घर वालों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आप कहां पर इन्वेस्ट करते हो। सब पूछते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे करे, टैक्स प्लानिंग कैसे करे। तो जिनको ये एरियाज नहीं पता वो टैक्स प्लानिंग नहीं करते, टैक्स इवेजन करना चालू कर देते हैं, टैक्स की चोरी करना चालू कर देते हैं, या टैक्स का अवॉइडेंस करते हैं। तो आप टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस मत करो, और समाज में अपने घर वालों को, अपने फैमिली को अच्छी सलाह दो। टैक्स प्लानिंग के बारे में सलाह दो, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में सलाह ना दो, क्योंकि आप अच्छी एडवाइस दोगे तभी आपके पास काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। चलिए एरिया नंबर 23 क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप खाता खुलवाते हो तो भी आपको डिडक्शन दी जाएगी। 24, एरिया नंबर 24 एंड द लास्ट ऑफ सेक्शन 80C, टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स और ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया, या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स को टर्मिनेट कर दिया, या फिर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, या फिर अपने डिपॉजिट में से कुछ पैसा निकाल रहे हो, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है जी, तो बात खत्म होती है। हमने क्या देखा एक बार मैं आपको लिख देता हूं। वी लर्न्ड, हमने याद किए 24 एरियाज which are prescribed by इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961
अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हमने 24 एरियाज देखे कि जहां पर आप निवेश करो और हमसे छूट ले लो। तो एक अच्छी टैक्स प्लानिंग के लिए आप इन 24 एरियाज में निवेश करो, पैसा भी बचाओ क्योंकि फ्यूचर में वापस मिलेगा, और टैक्स भी बचाओ, और सरकार को भी फायदा, सबको फायदा है जब ये हम पढ़ रहे हैं, वरना गलत चीज हम नहीं पढ़ते। तो सबको फायदा है, इसलिए सबको पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सरकार को भी फायदा है, इकोनॉमी में पैसा आएगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, आपको भी पैसा फायदा है, टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, और आपका पैसा घूम फिर के वापस से कुछ सालों बाद आपके पास आ जाएगा। तो आपको भी फायदा, सरकार को भी फायदा, सबको फायदा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगली डिडक्शन को देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।